गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीश नैन पर। हम 12th क्लास ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके फर्स्ट 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं इसका 5वां चैप्टर। तो 5वां चैप्टर है इसका प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे, फर्स्ट रहेगा हमारा आखेट और भोजन संग्रह। सेकंड रहेगा हमारा इसमें पशुचारण, पेस्टोरलिज्म, पशुचारण या पशुपालन कह सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एग्रीकल्चर, कृषि, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जो विश्व उसके अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से जो कृषि की जाती है उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा हमारा खनन, माइनिंग। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें, वो है हमारा आखेट और भोजन संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग। आज हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो आर्थिक क्रियाएं मानव के ऐसे कार्य हैं जिनसे मनुष्य को या हमें आय प्राप्त होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 4 पार्ट, कि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीयक, सेकेंडरी, तृतीयक, टर्सरी और चतुर्थक क्वार्टरनरी एक्टिविटी। तो 4 मुख्यतः ये आर्थिक क्रियाएं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया था कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, कि मनुष्य के आर्थिक क्रिया मानव के ऐसे कार्य हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। इनको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। नेक्स्ट, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। तो अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या है, कि प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बन गया, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिनके लिए मानव प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है, वो कहलाती है हमारी प्राथमिक क्रियाएं। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, आखेट भोजन संग्रहण हो गया। तो ये सारी की सारी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में शामिल होती हैं, क्योंकि जो ये सभी संसाधन पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों के उपयोग के विषय में बताती हैं। कि जो प्राथमिक क्रियाएं किसके बारे में बताती हैं, कि भूमि का प्रयोग होगा, कहीं जल का, कहीं वनस्पति, कहीं भवन निर्माण सामग्री, कहीं खनिजों का, इन सभी का उपयोग प्राथमिक क्रियाओं में किया जाता है। तो इस प्रकार प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होंगी आपकी, तो इसके अंतर्गत आखेट, हंटिंग, भोजन संग्रह, गैदरिंग, पशुचारण, पेस्टोरलिज्म, मछली पकड़ना, फिशिंग, वनों से लकड़ी काटना, फॉरेस्ट्री, कृषि, एग्रीकल्चर, खनन, माइनिंग, इनको शामिल किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखेट और भोजन संग्रह किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो वो हो जाएगी आपकी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है आपकी। या डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार कि प्राथमिक क्रियाओं के कोई उदाहरण दीजिए, तो आप लिखते हैं कृषि, आखेट भोजन संग्रहण हो गया, खनन हो गया, वनों से लकड़ी काटना होगा, ये इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, ये वाला पढ़ रहे हैं हम। क्या आप जानते हैं कि जो प्राइमरी एक्टिविटी करने वाले जो भी लोग हैं उनका कार्य क्षेत्र अगर घर से बाहर होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लाल कॉलर श्रमिक, रेड कॉलर वर्कर। कि जो लोग प्राथमिक क्रियाएं कर रहे हैं और उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाल कॉलर श्रमिक कौन सी क्रियाओं में शामिल होते हैं, वो होते हैं आपके प्राथमिक क्रियाओं में। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आखेट एवं भोजन संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने
जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग था, हमारा आदिमकालीन मानव, अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग, वो अपना जो जीवन यापन था, अपने जीवन यापन के लिए अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहता था, कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था उस पर वो डिपेंड करता था। तो अपना जो जीवन यापन करता था वो दो प्रकार के कार्य करता था। पहला करता था पशुओं का आखेट। आखेट हंटिंग मतलब शिकार करना। क्या करता था? पशुओं का शिकार करता था। दूसरा करता था अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधों और कंदमूल आदि को एकत्रित करना, कि आसपास के जो जंगल थे वहाँ से खाने योग्य जो फल फूल वगैरह तोड़कर लाता था और उन्हें इकट्ठा कर कर प्रयोग में लाता था। तो ये दो क्रियाएं हो गई। पहले ही हो गई जंगलों से पशुओं का आखेट करना, हंटिंग हो गई। अपने आसपास के क्षेत्रों से खाने योग्य जंगली पौधे कंदमूल आदि को एकत्रित करना, ये हो गई भोजन संग्रह या गैदरिंग हो गई। तो आदिमकालीन जो समाज था जंगली पशुओं पर निर्भर रहता था। कि जो हमारी प्रीमिटिव सोसाइटी थी वो किस पर डिपेंड करती थी? वो वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली पशुओं पर निर्भर करती थी। अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में, कि बिल्कुल ही वेरी कोल्ड क्लाइमेट हो या बिल्कुल हॉट क्लाइमेट, वहाँ के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। कि या तो बिल्कुल ही ठंडे क्षेत्र या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गर्म वाले क्षेत्र, वहाँ के लोग मुख्यतः क्या कार्य करते थे? आखेट करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो देखिए मछली पालन ये भी आपका प्राइमरी एक्टिविटी में शामिल है और पुराने समय से यह व्यवसाय भी किया जाता रहा है। तो देखिए मछलियाँ पहले पकड़ी जाती तालाबों से, जो पोखर हो गए, नदियाँ हो गई, नाले हो गए, झीलें, तटवर्ती सागर, इन क्षेत्रों से पकड़ी जाती थी। तो इसमें क्या था? जो प्राकृतिक रूप से मछलियाँ होती थी उन्हीं को पकड़ा जाता था और अपना जीवन निर्वाह के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? जो मत्स्य पालन है उसका व्यावसायीकरण हो गया। अब लोगों ने इसको एक व्यवसाय बना लिया है। तो मछलियों का प्रयोग भोजन में किया जाता है। इसके अलावा इनसे तेल निकाला जाता है, चमड़ा प्राप्त किया जाता है, पशुओं के जो फसलों के लिए खाद वगैरह भी तैयार की जाती है। तो इन कामों में मछलियों को लाया जाता है। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई या संकटापन्न हो गई। देखिए प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर का प्रयोग करते थे। कि जो प्राचीन काल में आखेटक था वो किसका प्रयोग करता था? वो लकड़ी के बने हुए या पत्थर के बने हुए अपने औजारों का प्रयोग करता था, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। और भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? देखिए जो पुराने समय में जो शिकार किया जाता था उसके लिए किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? पत्थर के हथियार थे, लकड़ी के थे या तीर इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। तो इनसे क्या था? इनसे पशुओं की मरने की संख्या भी कम होती थी। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई है, नए नए हथियार आ गए हैं, तो उनकी सहायता से क्या पशु जल्दी मार दिए जाते हैं और जल्दी से मर जाते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या था? लंबे प्रोसेस के बाद, लंबे संघर्ष के बाद को कभी न कभी तो उनको शिकार मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो ज़्यादा मारे जाने के कारण क्या हुआ है? कई जातियां तो लुप्त हो गई और कई संकटापन्न की मतलब लुप्त होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई हैं। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। कि जो गैदरिंग एंड हंटिंग है आर दी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। कि जो गैदरिंग और हंटिंग है, आखेट और जो आपका भोजन संग्रह है, ये सबसे पुरानी उन क्रियाओं में शामिल है जिनको याद है कि ये आर्थिक क्रियाएं पुराने समय में की जाती थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि पुरानी आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? हंटिंग एंड गैदरिंग है। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न सत्रों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायुयिक दशाओं में किया जाता है, कि जहाँ पर हार्श क्लाइमेट कंडीशन पाई जाती है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। कि जो हमारी प्रीमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लोग इस कार्य में लगे हुए हैं आपके।
ये लोग अपने भोजन के लिए, वस्त्र और शरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, शरण के लिए, अपने क्लोथ्स के लिए क्या करते हैं, पशुओं पर और वनस्पति पर निर्भर रहते हैं, उनका संग्रह करते रहते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी क्या चाहिए, बिल्कुल कम पूंजी। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो बिल्कुल कम की आवश्यकता होती है। और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान, जो हमारा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी क्या बिल्कुल लो लेवल की, बिल्कुल नॉर्मल से तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता, कि जो शेष भोजन नहीं बचता है, प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। देखिए 8-10 लोग मिलकर एक शिकार करके लाए हैं, तो 8-10 लोगों में वो बंटेगा, तो इसीलिए प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम हो गई, और इतना भी उन्हें नहीं मिलता कि वो खाने के बाद शेष बच जाए। तो इसलिए इसमें क्या है, जो भोजन शेष नहीं रहता है। तो भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। 2 मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर भोजन संग्रह किया जाता है। फर्स्ट है हमारा उच्च अक्षांशों के क्षेत्र, हाई लैटिट्यूड जोन। सेकंड है हमारा निम्न अक्षांशों के क्षेत्र। फर्स्ट था हमारा हाई लैटिट्यूड जोन, उच्च अक्षांशों के क्षेत्र। दूसरा निम्न अक्षांशों के क्षेत्र, लो लैटिट्यूड जोन। देखिए एक बार उच्च और निम्न अक्षांशों को समझ लेते हैं। ये हमारी अर्थ हो गई, ये है 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, और यहाँ पर है 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री। तो जो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र वो तो कहलाएंगे निम्न अक्षांश, लो लैटिट्यूड, और जो 90 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है वो कहलाएंगे आपके हाई लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएं 0 से 30, 60, 90, ऐसे ही 30, 60, 90 इस तरह से चलते हैं। तो 0 डिग्री वाले तो आएंगे निम्न अक्षांश क्षेत्र, और 90 डिग्री के आसपास की तरफ जाते रहेंगे तो वो आते रहेंगे आपके उच्च अक्षांश क्षेत्र। तो जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र हैं उसमें किसको शामिल किया जाता है, उत्तरी कनाडा को, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। तो उच्च अक्षांश मतलब 90 डिग्री के आसपास वाले एरिया में नदरन कनाडा, नदरन यूरेशिया और सदरन चिली आते हैं। जो लो लैटिट्यूड हैं, जो निम्न अक्षांशों के क्षेत्र, उसमें आपके अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, जो आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, और दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के आंतरिक भाग शामिल है। तो आइए मैप के द्वारा देखते हैं एक बार। ये है संग्रहण के क्षेत्र। फर्स्ट था हमारा उच्च अक्षांशों के क्षेत्र, उच्च अक्षांश मतलब 90 डिग्री के आसपास वाले। पहला था हमारा उत्तरी कनाडा, तो ये वाला एरिया है, जो ये आता है आपका उत्तरी कनाडा। सेकंड था हमारा उत्तरी यूरेशिया, ये वाला एरिया है, जो जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला शामिल होता है उत्तरी यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों के उत्तर वाले भाग। ये वाला जो ये डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला है आपका उत्तरी कनाडा। तीसरा है आपका दक्षिणी चिली, तो यहाँ वाला भाग, ये वाला भी इसमें शामिल है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा निम्न अक्षांशों के क्षेत्र, जिसमें शामिल होता है आपका अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन मतलब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए अमेजन नदी कहाँ है। अमेजन नदी का एरिया, अमेजन बेसिन। तो अमेजन नदी है आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है, ये वाला है आपका दक्षिण अमेरिका। तो जो इसमें देखिए उत्तर अमेरिका में तो रॉकीज माउंटेन है, और जो दक्षिण अमेरिका इसमें कौन सी है, यहाँ पर माउंटेन रेंज है, इसे कहा जाता है एंडीज माउंटेन है। तो इसमें से ये नदी निकलती है आपकी, इसमें से निकलेगी और ब्राज़ील से होते हुए कहाँ मिल जाएगी, आपके अटलांटिक महासागर में मिल जाती है जाकर। तो पीरू और ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक महासागर में बहने वाली यह है दक्षिण अमेरिका की मुख्य नदी है, और जिसकी लंबाई है 6500 किलोमीटर। 6500 किलोमीटर। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो तो नाइल रिवर है, वो तो आपके यहाँ पर है, अफ्रीका में है। नील नदी है सबसे लंबी, और दूसरी सबसे लंबी है ये अमेजन नदी।
लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल क्षमता के आधार पर कि कितना जल लेके चलती है, उसके आधार पर जो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, अमेजन नदी है। देखिए लंबाई की बात करें, लंबाई में है दूसरे स्थान पर और जल ग्रहण क्षमता के आधार पर है पहले स्थान पर। तो अगर क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे लंबी नदी तो वो तो होगी नील नदी, अफ्रीका में है। अगर क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो होगी आपकी अमेजन नदी। तो जो अमेजन नदी का एरिया है ये विषुवत रेखीय वनों से ढका हुआ है। इसके आसपास क्या है, जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये वाली कौन सी है, 0 डिग्री वाली है, ये वाली लाइन 0 डिग्री है। तो इसके आसपास के एरिया विषुवत रेखीय वनों से ढका हुआ क्षेत्र है और इन वनों को कहा जाता है सेल्वास कहा जाता है यहाँ पर। तो इस नदी के आसपास अब वनीय क्षेत्र हो गया, तो वनों में क्या आदिमकालीन जनजातियां मिलेंगी हमें जो पुराने समय वाली हैं। तो इनका क्षेत्र ये है आपका अमेजन बेसिन का क्षेत्र। निम्न अक्षांशों में पहला क्षेत्र हो गया आपका अमेजन बेसिन। दूसरा है आपका जो ट्रॉपिकल अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ये वाला एरिया, ये वाला शामिल है। तीसरा था इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर वाले भाग और कुछ इसके द्वीप समूह आसपास के, ये शामिल होते हैं। फोर्थ वाला था दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगर एशिया की बात करते हैं हम तो एशिया कहाँ तक है, ये वाला एरिया, लगभग ये वाला सारा का सारा एरिया, ये वाला जो एरिया है यहाँ तक का, और ये वाला भाग किसमें शामिल होता है, ये सारा का सारा भाग शामिल होता है आपका एशिया में, ये वाला भाग है। तो इसमें कौन सा एरिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो ये वाला भाग है दक्षिणी। देखिए ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो भारत एशिया के किस तरफ है, भारत हुआ साउथ में मतलब दक्षिण में है। तो दक्षिणी पूर्वी मतलब साउथ ईस्ट एशिया वाला, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया जो ये वाला एरिया इसकी बात कर रहे हैं। तो इस वाले क्षेत्रों में भी जो संग्रहण किया जाता है। तो ये थे भोजन संग्रह के मुख्य क्षेत्र। उच्च अक्षांशों में हो गए उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली। निम्न अक्षांशों में हो गए अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्यवर्ती भाग। ये एक क्षेत्र हैं आपके संग्रहण के। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है कि कॉमर्शियल बन गया है आपका जो भोजन संग्रह का कार्य है। ये लोग क्या करते हैं, कीमती पौधों की पत्तियां, जो छाल होती हैं, औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। तो अब क्या करने लगे हैं कुछ जनजातियाँ, जैसे जैसे इन्हें टेक्नोलॉजी का पता चला है, इन्हें ज्ञान होने लगा है कि जो औषधीय पौधे हैं उनको, पेड़ों की जो छाल है, कीमती पौधों की जो पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको साफ़ करते हैं और बाज़ार में बेचते हैं। पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग ये लोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पेड़ों की जो छाल है उसका उपयोग, कुछ पेड़ों की छाल का प्रयोग कुनीन बनाने में, चमड़ा तैयार करने में, कारक के लिए। पत्तियों का उपयोग किया जाता है पेय पदार्थों के लिए, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कांतिवर्धक जो कॉस्मेटिक वस्तुएँ बनाई जाती है। जो रेसे हैं उससे कपड़े बनाने लगे हैं। दृढ़ फल को भोजन के लिए, तेल के लिए, पेड़ों के तने का उपयोग रबड़ बनाने के लिए, बाल्टा, गोंद और रोल बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया है, इनका व्यापारीकरण होने लगा है। तो अब च्युइंगम सभी चूसते हैं, सेंटर फ्रेश वगैरह सभी ने यूज़ की है। तो च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं। जब भी आप च्युइंगम लेते हैं, चबा लेते हैं, उसमें फ्लेवर होता है। जब उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है उसके बाद लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो उसे क्या कहा जाते हैं, उसे कहा जाता है चिक्कल। और चिक्कल किससे बनाया जाता है, ये एक पौधे से बनाया जाता है जो जेपोटा वृक्ष होता है उसके दूध से बनाया जाता है। जेपोटा वृक्ष से उसमें से वाइट कलर का पदार्थ निकलता है, उसको इकट्ठा करके चीकल बनाया जाता है। उसके बाद उस चीकल में अलग अलग फ्लेवर डाल दिए जाते हैं आपके, और जब फ्लेवर ख़त्म हो जाता है उसमें से तो आपको लास्ट में क्या बच जाता है, चीकल बच जाता है।
तो विश्व स्तर पर भोजन संग्रह का अत्यधिक महत्व नहीं है कि विश्व स्तर पर आज क्या है, जो ये वाली एक्टिविटी लगभग ख़त्म हो चुकी है। कुछ ही क्षेत्र ऐसे बचे हैं जहाँ पर आज भी ये क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। या तो वो बिल्कुल ठंडे क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया वाले बिल्कुल शीतक क्षेत्र, या बिल्कुल गर्म क्षेत्र जैसे अमेजन बेसिन हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाले बिल्कुल गर्म वाले एरिया है, या दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्र हो गए। इन क्षेत्रों में ही यह व्यवसाय बचा है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वनों के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जो भी कीमती पेड़ पौधों से जो भी कीमती वस्तुएं प्राप्त की जाती थी, जैसे गोंद वगैरह, रबड़ वगैरह, तो उनके स्थान पर अब क्या है, कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा है, और इसीलिए ये और भी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, यहीं तक करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ा था हमने आर्थिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती हैं। 4 मुख्य पार्ट थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टररी। उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ी थी, प्राथमिक क्रियाओं वाला चैप्टर है। तो प्राथमिक क्रियाएं किसे करेंगे, ऐसी क्रियाएं जिनके लिए मानव प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, रेड कॉलर वर्कर, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहोगे, कि प्राथमिक कार्य करने वाले ऐसे लोग जिनके कार्य क्षेत्र घर से बाहर होते हैं, उन्हें रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। उसके बाद आया था आखेट और भोजन संग्रह। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम ज्ञात जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उनमें से एक है ये आखेट और भोजन संग्रह। जो मानव सभ्यता का आरंभिक युग था, या हमारा जो आदि मानव था, वो अपने जीवन यापन के लिए आसपास के वातावरण पर निर्भर रहता था, पशुओं का शिकार करता था, आसपास के जंगलों से खाने योग्य जंगली पेड़ पौधे जो कंदमूल इत्यादि को एकत्रित करता था। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती थी, बिल्कुल कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी, प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती थी। तो इसके क्षेत्र पढ़े हैं हमने। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अमेजन बेसिन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र आ गया। जो हाई लैटिट्यूड जोन, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली के क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर होता है यहीं पर। यह था हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग वाला। तो इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक चलेगा पैस्टोरलिज्म, पशुचारण। तो पशुचारण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हार्डिंग और वाणिज्य पशुधन पालन, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। इस वाले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं सेकंड टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।